एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के पास मैसेज करती है और उससे कहती है कि यदि तुम्हें उससे मिलना है तो यहाँ पर आ जाओ, वरना वह तुम्हें आज के बाद कभी नहीं मिल पाएगी। और जैसे वह लड़का उस मैसेज को पढ़ता है, उसके पैरों तले ज़मीन सी खिसक जाती है और बस वह भागा भागा जाता है और अपनी प्रेमिका से मिल रहा होता है। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से गले लगाते हैं। यहाँ पर वह प्रेमी अपनी प्रेमिका को चूम भी रहा है और यहाँ पर वह प्रेमिका भी अपने प्रेमी से बहुत सारा प्यार कर रही है और वो लोग, उनकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू हैं और वो अब रोना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर बहुत ही ज़ोर से रो रहे हैं। उनका रोना इस प्रकार से है कि वहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो भी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि भाई ये लड़की और लड़का एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, और लेकिन ये रो क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर वह लड़की बड़े ही प्यार से अपने प्रेमी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है कि जाओ, आज के बाद उसका मिलना तुमसे नहीं होगा। वह प्रेमी उससे कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत बोलो, तुम्हें उसकी ज़िंदगी की कसम, क्योंकि यदि तुमने ऐसा बोला तो कहानी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब तो वह लड़की उससे कहने लगती है कि उसकी इंगेजमेंट होने वाली है एक लड़के से, और जैसे उसकी इंगेजमेंट हो जाएगी उसके बहुत जल्दी उसकी शादी की जो तिथि है वह भी जल्दी आ जाएगी, और उसकी जब शादी होगी तो फिर तुम्हारा उससे मिलना कैसे होगा। यहाँ पर वह लड़का उससे कहता है कि देखो, यदि तुम्हें उससे हमेशा के लिए प्यार करना है तो उसकी बनकर रहना होगा। अब तो उन दोनों के विचार कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि वो लोग वहाँ से उठ खड़े हुए हैं और चले जाते हैं एक पार्क में अंदर की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद अब तो दोनों एक दूसरे की बाहों में इस प्रकार से समा गए जैसे कि वो लोग इतने जोर से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ संबंध बना देते हैं। दोस्तों, एक पेड़ की आड़ में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की बाहों में इस प्रकार से समाये हैं। अब तो वो लोग वहाँ पर बैठने का निर्णय कर लेते हैं और लगभग 1 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन 1 घंटे में उनके दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग चल कर आती है, यानी कि उस प्लानिंग को जैसे ही चरितार्थ किया गया, यानी कि सभी के सामने खोल कर रखा गया, तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। दरअसल यहाँ पर जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने वाली है, वह लड़की अपने होने वाले पति के साथ इस प्रकार का काम करती है जिसको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या किया उस लड़की ने अपने पति के साथ, बहुत ही हैरान करने वाली घटना। मेरी उम्मीद है आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से ग्राम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरे यूजर्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेंगलोर से। दरअसल बेंगलोर की रहने वाली वह लड़की जिसका नाम सुबह चंद्रन है। सुबह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की की 30 नवंबर 2003 को एक जो सगाई है वह सगाई करा दी जाती है उस लड़के गिरीश से। गिरीश जो कि इंटेल कंपनी में एक आईटी इंजीनियर है और काफ़ी अच्छी मोटी तनख्वाह कमाता है, और उसका बहुत ही अच्छा परिवार है, यानी कि एकमात्र इकलौता लड़का। उसके पिता अपने बेटे की सगाई करके उस सुधा से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दरअसल जो गिरीश के जो पिता है और जो सुधा के पिता हैं, उनकी दोस्ती पिछले 15 सालों से है, और लगातार उनकी दोस्ती की वजह से यहाँ पर दोनों परिवार निर्णय कर लेते हैं कि क्यों ना उनकी दोस्ती को यानी कि रिश्तेदारी में तब्दील कर लेते हैं। अब तो गिरीश के पिता के सामने जो सुधा का जो पिता है वह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है और कहता है कि देखो, ये बेटी भी जवान हो गई है और आप अपने बेटे यानी कि गिरीश के लिए उसकी बेटी का रिश्ता ले लीजिए। गिरीश के पिता बिल्कुल भी नहीं शर्माते और कहते हैं हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमारे घरों का मामला, हम लोग दोस्त और दोस्ती को अब रिश्तेदारी में तब्दील करते हैं। दोस्तों, फिर तो यहाँ पर इंगेजमेंट का वह रुख आ जाता है जब 30 नवंबर 2003 को उस गिरीश और सुधा की सगाई होती है। दोस्तों, सगाई तो हो गई, एक इंटेल कंपनी में काम करने वाला लड़का अब अपनी जो होने वाली बीवी है उसके साथ समय बिताना चाहता है, और लगभग 3 दिसंबर 2003 को वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह सुधा के साथ घूमने जा सकता है। यहाँ पर पिता भी उससे मना नहीं कर पाते और कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। और बस इसी प्रकार से यहाँ पर वह गिरीश स्कूटर लेकर उस सुधा से मिलने के लिए जा रहा होता है। दरअसल सुधा ही मिलना चाहती थी गिरीश से, और जब वह गिरीश के पास फ़ोन करती है तो और गिरीश से कहती है कि उसको उनसे मिलना है, एक होटल में चलेंगे, उनकी मुलाकात भी होगी और अच्छे से डिनर भी करके आएंगे।
अब तो शाम के 6 बजे के लगभग वह गिरीश अपनी होने वाली पत्नी सुधा के पास जाने लगता है। वहाँ पर वो लोग मिलते भी हैं और दोनों अब एक होटल में जाते हैं। इस होटल में डिनर के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं और यहाँ पर सुधा गिरीश के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल सी गई है। वह बड़े ही प्यार से मोहब्बत से उस गिरीश को खाना खिलाती है और बस अब तो वो लोग यानी कि अपने घर नहीं पहुँचते हैं। यानी कि समय हो जाता है करीब 10:30 बजे का। सुधा अब गिरीश के पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अंकल, यहाँ पर उन लोगों के साथ काफ़ी बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल अब तो वह जो लड़की बताने वाली है उनके पिता को, अपने होने वाले ससुर को, कि यहाँ कुछ लोग आए थे और उन्होंने जानलेवा हमला किया है गिरीश के ऊपर। दोस्तों, गिरीश का पिता भी समय नहीं लगाता, वह भी बहुत जल्दी से उस मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंच रहा होता है जहां पर सुधा अपने होने वाले पति को लेकर वहां पहुंची थी और यहाँ गिरीश की जो जिंदगी है वह मौत से लगातार जूझ रही होती है और अगले दिन यानी कि सुबह 7 बजे के लगभग गिरीश का जो शरीर है वह पूरा हो जाता है। दोस्तों, गिरीश के सिर में इतना भयंकर वार किया गया था कि जिसकी वजह से उसका सर यानी कि उसकी खोपड़ी फट गई थी और उसी वजह से बहुत सारा खून बह जाने के कारण उसकी वहीं हॉस्पिटल में सुबह 7 बजे मौत हो जाती है। अब तो अपने बेटे की मौत के बाद वह जो गिरीश का पिता है उसके हाथ पैरों में थे कि पैरों से चला भी नहीं जा रहा, वह बिल्कुल निढाल होकर वहीं हॉस्पिटल में गिर जाते हैं। लेकिन अब तो वह जो पिता है वह धीरे धीरे खड़े होते हैं, थोड़ी हिम्मत आती है, पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो सीधे चले जाते हैं पुलिस थाने और पुलिस थाने में जाने के बाद वह अपने बेटे गिरीश की हत्या के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सुधा भी थी और 3 लोग और भी आए थे जो हमलावर थे और जिन्होंने हमला करके उनके बेटे यानी कि गिरीश की जान ले ली। अब जैसे ही पुलिस के पास ये पूरी सूचना आती है, अब तो वह पुलिस सबसे पहले सुधा के पास जाएगी, सुधा को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंचती है जो कि एक एक एयरपोर्ट का एयर व्यू पॉइंट होता है जहां से जहाज़ों को उड़ते हुए नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है। वहां पर जाने के बाद वो लोग अब सुधा से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम लोग क्यों आए थे। यहाँ सुधा बताती है कि उनकी शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट तो 30 नवंबर को हो गई और बस एक दूसरे से वो लोग प्यार मोहब्बत की बात करना चाह रहे थे। उन्होंने एक होटल में डिनर भी किया और डिनर करने के बाद जब वो यहाँ पर आए तो वो लोग खड़े ही थे, अचानक से एक गाड़ी यानी कि एक टैक्सी आकर रुकती है और उस टैक्सी में से 3-4 लोग उतरते हैं और अचानक वो लोग बहुत ही ज़ोर से शोर मचाते हैं और शोर मचाने के साथ ही उन्होंने यानी कि रॉड से हमला कर दिया उस गिरीश के ऊपर और गिरीश के सर में उस रॉड को मार दिया, जिसकी वजह से गिरीश वहीं झटपटा कर नीचे गिर गए, उनका सर फट गया। अब यहाँ पर कोई व्हीकल तो था ही नहीं, उससे स्कूटर चलाना आता नहीं, वह गिरीश को कैसे लेकर जाए। वह थोड़े समय तक यहाँ इंतजार करती है, अचानक से एक गाड़ी आती है और उसी गाड़ी की मदद से वह उस लड़के यानी गिरीश को मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचाती है। दोस्तों, यहाँ पुलिस जिस प्रकार से वहाँ छानबीन कर रही है उस छानबीन में पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मालूम चलती है, लेकिन पुलिस को ये जो पूरा मामला है काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध नज़र आता है। अब तो पुलिस उस लड़की सुधा के घर पर जाती है और सुधा से कहती है कि देखो, तुम्हारी जो सगाई हुई है अच्छी बात है, चलो उनको उनकी सगाई की वो दिखाइए एल्बम। अब तो उस एल्बम को लाया जाता है और उस पुलिस के सामने जब उस एल्बम को देखा जा रहा होता है तो यहाँ पुलिस बड़े ही ढंग से एक चीज़ को नोट करती है कि यहाँ इन फोटोग्राफ्स में जो सुधा के जो फोटो हैं वो कुछ अजीब नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस इंगेजमेंट की जो पार्टी हुई है यहाँ पर जो गिरीश नाम का लड़का है बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, लेकिन वह जो लड़की है यानी कि सुधा, उसका मुंह लटका हुआ है। अब यहाँ पर जब पुलिस सुधा से पूछती है तो यहाँ सुधा भी जवाब देती है कि साहब, जैसे कि वो एक लड़की है, उसकी सगाई हो रही है, वो घर वालों से जुदा होना चाहती है, वो इन्हीं बातों को सोच रही होती है, लेकिन उसको लगता है कि ये अब तो उसको उस घर से जाना ही होगा, इसी वजह से वह थोड़ी मायूस हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से वो अपनी बातों को बता रही है, यहाँ पर पुलिस को लगता है कि इसका ज़रूर यहाँ दाल में कुछ काला है। अब तो वह पुलिस सुधा से जानकारी पा रही होती क्योंकि सुधा एक लॉ की स्टूडेंट होती है और पुलिस अब पहुँच जाती है उसकी कॉलेज में। लेकिन सुधा की उस कॉलेज में पहुँच जाने के बाद पुलिस को एक खास अहम जानकारी मिलती है। दरअसल जो सुधा है, सुधा किसी और लड़के की प्रेयसी यानी कि किसी और लड़के यानी कि जिसका नाम अरुण है, अरुण से मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर वो लोग रिलेशनशिप में भी हैं। अब जैसे इस बात की जानकारी पाती है पुलिस, पुलिस अब एक ऐसा तीर चलाने वाली है उस सुधा के सामने, क्योंकि जिसको अंधेरे में तीर कहा जाता है। अब वो जाकर कहते हैं सुधा से कि सुधा, ये मर्डर किसी और ने नहीं,
तुमने किया है और तुम अरुण से मोहब्बत करना चाहती हो और अरुण से ही जिंदगी, अरुण के साथ ही ज़िंदगी जीना चाहती हो, लेकिन तुमने अरुण के साथ कुछ इस प्रकार की प्लानिंग को जन्म दिया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब उस लड़के अरुण वर्मा को गिरफ्तार कर लाती है और जब अरुण वर्मा को पुलिस थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर अरुण वर्मा कहता है कि हाँ, वह प्यार तो करता है, लेकिन जब उसकी इंगेजमेंट ही हो जाएगी तो उसका उससे संबंध कैसा रहेगा। वह उससे और कुछ नहीं जानता, बस वह अक्सर उससे फ़ोन पर बातचीत कर लिया करता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ उस कॉलेज में पढ़ते हैं। और जिस दिन उस ग्रीस की हत्या हुई उस दिन उसने करीब 72 बार, यानी कि उस लड़की ने उस लड़के अरुण को करीब 72 बार फ़ोन भी किया है और ये सारी जानकारी पुलिस के पास मौजूद होती है। अब पुलिस कहती है कि लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता जिसकी वजह से वो अरुण को एक अभियुक्त समझे। लेकिन यहाँ पर जब वह पुलिस और भी छानबीन कर रही होती है, पुलिस की नज़र में आता है कि उन फोटोग्राफ में यहाँ पर जो लड़की है जिसका नाम सुधा है, काफ़ी सजी संवरी नज़र आ रही है। और फिर तो पुलिस उस सुधा के पास जाती है और उससे उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट है जिसने उसका मेकअप किया था एंगेजमेंट के दिन, उसके पास उसका पता मालूम करती है। जैसे भी पता उसको मिलता है, पुलिस सीधी वहीं पहुंचती है उस मेकअप करने वाली लड़की के पास और यहाँ उस लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो वह लड़की एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसको जानकर पुलिस भी मतलब कि कांप गई। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की बताती है कि ये जो लड़की सुधा है ये कह रही थी कि वह अरुण वर्मा नाम के लड़के से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और वह उसको ही पाना चाहती है, लेकिन उसके जो माता पिता हैं उसकी सगाई उस लड़के गिरीश से कराना चाहते हैं। जबकि गिरीश तो बहुत ही शांत और बड़े ही अच्छे स्वभाव का लड़का है, लेकिन जो ये लड़की है सुधा, इसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दरअसल ये ड्रिंक वगैरह भी करती है, क्लब वगैरह में भी जाती है और इसके बहुत सारे यार दोस्त भी हैं। इन सब बातों को वह गिरीश पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से उस लड़की सुधा को लगता है कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है और वह उस गिरीश के साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह अपने प्रेमी से बात करेगी और शायद हो सके उसका प्रेमी उस मामले में उसकी ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से वह लड़की अब इस पूरी कहानी को बताती है, अब तो पुलिस इस पूरी जानकारी को पाकर सीधे पहुंचती है सुधा के घर और सुधा को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर आती है। और दोस्तों, पुलिस यहाँ पर उस लड़के अरुण वर्मा को भी गिरफ्तार करके लाती है और जब दोनों की बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पूछताछ की जाती है, खबर ली जाती है, क्योंकि पुलिस की मार के आगे तो अच्छे अच्छे लोग भी इस सच्चाई को बयान करने लगते हैं। सुधा यहाँ पर बता रही है कि वह उस गिरीश से शादी नहीं करना चाहती, उससे पीछा छुड़वाना चाहती। दरअसल वह अरुण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बस इसी बात के चलते उन दोनों ने कुछ ऐसी प्लानिंग करी थी कि लड़की सुधा है वह गिरीश को वहाँ पर एयर व्यू पॉइंट पर बुलाएगी और यहाँ पर वह लगातार अपने जो प्रेमी से संपर्क में भी थी और यहाँ पर वह जो सुधा है अपने प्रेमी को हर मौके पर बताती रही कि कैसे कैसे वह कब कहाँ पर मौजूद है। और जैसे वो लोग उस एयर व्यू पॉइंट पर पहुँचे, अचानक से एक टैक्सी लेकर ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और बस ज़बरदस्त तरीके से उस लड़के गिरीश के सर में रोड मार देते हैं। उसी वजह से उस गिरीश की वहीं पर मतलब कि नीचे गिर जाता है। अब वह जो लड़की सुधा है उस गिरीश की मरने का इंतजार कर रही है, लेकिन काफ़ी समय बाद जब उस गिरीश की सांसें चलना बंद नहीं होती हैं, एक ऑटो वाले को बुलाती है और उसके साथ ही गिरीश को हॉस्पिटल यानी कि मणिपाल हॉस्पिटल में लेकर जाती है। लेकिन वहाँ अगले दिन उस गिरीश की मौत हो जाती है। जिस प्रकार से अरुण और यहाँ पर वह जो सुधा है अपनी इस पूरी स्टोरी बताती है, यहाँ पर वह अरुण दो बातों को स्वीकार करता है। दरअसल यहाँ पर दो लोग उसके साथ और भी थे। ये लोग जो होते हैं ये होते हैं उसका एक चचेरा भाई है दिनेश, और दिनेश का जानने वाला वहाँ का जो गुंडा है जिसका नाम वेंकटेश है। अब तो वेंकटेश और उस दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वेंकटेश यहाँ पर स्वीकार करता है दरअसल उसको सुपारी दी गई थी उस लड़के गिरीश की हत्या करने के लिए, और वह सुपारी इस अरुण ने और इस लड़के दिनेश दोनों ने दी थी। यानी कि उन पैसों को वह स्वीकार कर लेता जिन पैसों की वजह से उसने गिरीश की जान ली। 7 साल केस चलने के बाद अब तो 2010 का समय आता है और 2010 में उन चारों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। वो लोग जब तक उस जेल में रहेंगे जब तक उनकी जान नहीं छूट जाए। लेकिन हाल की बात तो तब होती है जब 2014 में उस लड़की यानी कि सुधा को जमानत मिल जाती है। जैसे सुधा उस जेल से बाहर आई है अब तो गिरीश के माता पिता काफ़ी ज़्यादा
हैरान होते हैं और वो दुखी होते हुए सोचते हैं कि जिस लड़की ने उनके बेटे की हत्या करवा दी वही लड़की यहाँ पर बाहर आ गई। कोर्ट यहाँ पर स्वीकार करता है कि उस सुधा के खिलाफ कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए वो सुधा को बहुत बड़ा दोषी नहीं समझती। लेकिन जिन लोगों ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने उस लड़की की जानबूझकर हत्या करी है, उनकी जान ली है, अब तो वो लोग तो जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन अब जेल से बाहर आ चुके हुए सुधा, और सुधा बाहर आने के बाद अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गिरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उस सुधा के खिलाफ एक अर्जी दाखिल करी है। दरअसल ये जो पूरा कांड हुआ है इसकी जो मुख्य सूत्रधार वही सुधा होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुधा एक लॉ की एक स्टूडेंट थी और उसने काफ़ी अच्छे ढंग से लॉ की पढ़ाई भी करी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से सुधा ने अपनी पढ़ाई करी है वह वकील भी बन चुकी है, यानी कि एडवोकेट भी है। और उसी वजह से उस लड़की ने अपने लॉ की पढ़ाई का मतलब पूरा दिमाग लगाया उस क्राइम को करने में, और बस वह उस दर्दनाक जो जेल में रहने वाली प्रताड़ना है उससे बच गई। लेकिन वो तीन लोग, यानी कि वेंकटेश, वह जो गुंडा है, और दिनेश और अरुण, जो कि दोनों चचेरे भाई हैं, वो लोग अभी भी सलाखों के पीछे यानी कि उस जेल के अंदर बंद है और उम्र कैद की सजा को भुगत रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम आप लोग या हम लोगों के सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों की आंखें ही खुलती हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति इस प्रकार के कदम आगे बढ़ाता है कि भाई सगाई हुई और बस अपने होने वाली पति या पत्नी से बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो दूसरा व्यक्ति है क्या वो आपको चाहता होगा? मुझे तो लगता नहीं। कि यहाँ पर जब जिस प्रकार से ये मामले सामने निकल आ रहे हैं उन मामलों को सोचकर तो यार वाकई में हाथ पैर कांप जाते हैं कि इंसान यार इतना घिनौना काम भी कर सकता है। क्योंकि आदमी सोचता हो भाई ठीक है मेरी होने वाली बहू या फिर मेरा होने वाला पति है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। और जिस प्रकार से यह कलिकाल है यहाँ पर लोग इन शारीरिक भोगों को ही सब कुछ मानता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से उस सुधा ने अपने होने वाले पति, जो कि बहुत ही सीधा साधा इंसान था, गिरीश की जान लेने की पूरी कोशिश भी करी और उसमें कामयाब भी हो गई। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हुआ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।